हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डी प्लस बी टी नेचुरल साइंस का एनसीईआरटी की साइंस का क्लास 9th की क्लास का चैप्टर 8 करेंगे, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हैं, एक तो फोर्स, ठीक है। फोर्स के बाद आता है फर्स्ट लॉ, उसके बाद आता है सेकेंड लॉ, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड लॉ और इनके एग्जाम्पल्स, और लास्ट में आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये टॉपिक इसके अंदर आते हैं, इस चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। हमें इनकी डेफिनेशन देखनी है, इनका फॉर्मूला देखना है, जिसका भी फॉर्मूला होता है। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है F=m/a। ऐसे ही जो जो चीज़ें आएंगी, इनका एग्जाम्पल, सारी चीज़ें इनकी जो जो इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में सारी आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, फोर्स की डेफिनेशन होती है कि पुश और पुल, वैन पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैन पुश, और जैसे छोटी क्लास में तो हमने पढ़ा होगा कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, पुश और पुल, ठीक है, बस इतना ही पढ़ा था। लेकिन 9th क्लास के हिसाब से देखें तो जो हमारी फोर्स की डेफिनेशन होती है, वैन पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट चेंजेस इट्स शेप, साइज, डायरेक्शन, शेप, साइज, डायरेक्शन और स्टेट। स्टेट का मतलब है कि मोशन से रेस्ट में और रेस्ट से मोशन में ला दें। यानी इस फोर्स की डेफिनेशन का मतलब क्या है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल लगाएं, और पुश और पुल लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का या तो शेप चेंज हो जाए, ठीक है, या उसका साइज चेंज हो जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाए, जैसे मोशन से रेस्ट में आ जाए और रेस्ट से या फिर मोशन में आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। तो ये तो थी हमारी फोर्स की डेफिनेशन। देखो जैसे इसमें दिखा रखा, फ्रॉम आवर अर्ली स्टडी इन क्लासेस यू आर आल्सो फेमिलियर विद द फैक्ट दैट ए फोर्स कैन be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make the object move faster or slower, or to change its direction of motion. We also know that force can change shape, size of the object. अब जैसे इसमें ये दिखा रखा है, इस ट्रॉली को ये जो है पुश कर रहा है, तभी तो इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। पहले इसकी स्टेट किसकी थी, रेस्ट की, अब क्या होगी इसकी स्टेट, मोशन की। जैसे ये ड्रॉर है, इसको हम पुल करेंगे, तभी पहले इसकी स्टेट किसकी थी, रेस्ट की, अब ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, मोशन की हो जाएगी। जैसे ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है, इसकी स्टेट पहले रेस्ट की थी, अब इसमें हो जाएगी इसकी स्टेट मोशन में। ऐसे ही यहाँ देखो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर खींचेंगे तो देखो इसका जो साइज है ना, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले छोटा साइज था, अब क्या होगा, उसका साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है, पुल करने की वजह से, ठीक है। और यहाँ देखो हम इस बैलून को पुश कर रहे हैं, ठीक है, पुश करने की वजह से क्या हो रहा है, इसका जो शेप है, पहले ऐसा शेप था, अब देखो इसका शेप जो है चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब फोर्स क्या करता है, फोर्स पुश और पुल है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज होता है, साइज चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, या फिर स्टेट चेंज होती है, मोशन से रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला आता है सेकंड लॉ से। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला हम पहले पढ़ लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास होता है ऑब्जेक्ट का, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन मान लो नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था पहले वाले चैप्टर मोशन में, v-u/t। ये फॉर्मूला होता है, v क्या होती है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या होता है, टाइम, m क्या होता है, मास, और ये बन जाएगा हमारा किसका, फोर्स का फॉर्मूला। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और एक और यूनिट हम निकाल सकते हैं फोर्स की, जैसे फॉर्मूले से F/ma, ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है, kg, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की ये दो यूनिट होती है, इसे हम बोलते हैं फोर्स की SI यूनिट। अब आगे देखते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। मतलब ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस का मतलब है कि जब भी हम मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टेबल के ऊपर, बैलेंस का मतलब है इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। मान लो इधर लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, इधर भी लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, तो इसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि दोनों साइड जो है सेम मैग्नीट्यूड का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और जो नीचे दिखा रखा है, देखो ये बॉक्स वाला एग्जाम्पल, इसमें क्या हो रहा है, नीचे इसके लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन होती है कि वो फोर्स जो मोशन को अपोज करे, उसे क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा फोर्स जो जो हमारा मोशन होता है उसकी डायरेक्शन को अपोज करे। यानी अगर मोशन की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अगर मोशन की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। यानी हमारे मोशन को अपोज करने वाला फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब देखो ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब जब तक इनका जो फोर्स, जो ये फोर्स लगा रहे हैं, इनके अगर मान लो इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन, और ये दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो है 20 न्यूटन का, तो ये जो हमारा बॉक्स है वो नहीं हिलेगा अपनी पोजीशन से, ठीक है, यहीं रहेगा वो, यहीं का ही। जब तक इन दोनों का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा मैग्नीट्यूड में, तब तक ये बॉक्स हमारा नहीं हिलेगा। फिर इस वाले केस में देखो, जब इनका जो फोर्स है वो कितना हो गया, मान लो 52 न्यूटन हो गया, और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो कितना था, 50 न्यूटन का लग रहा था, तो क्या होगा, अब ये बॉक्स अपनी स्टेट चेंज करेगा, रेस्ट से कहाँ आ जाएगा, मोशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी जब दो फोर्स लग रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, या फिर दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। और किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमेशा क्या लगता है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। देखो इसके अंदर लिखा भी हुआ है, दस टू एक्सलरेट
the motion of an object, an unbalanced force is required, and the change in its speed or in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied. यानी उसकी स्टेट और वेलोसिटी में चेंज कब तक आता रहेगा, जब तक उसकी जो हम जो है अनबैलेंस फोर्स लगाते रहेंगे तब तक। अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये क्या है कि जो दो फोर्स लग रहे हैं उन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled to change that the state of an object state by an applied force. In other words, all objects resist a change in their state of motion in a qualitative way. The tendency of undisturbed object to stay at the rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. This is why the first law of motion is also known as the law of inertia. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो इसको समझते हैं क्या कह रहा है। ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगता है तब तक। ठीक है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। अगर मान लो ये मोशन के अंदर है तो ये मोशन के अंदर ही रहेगा, और कब तक नहीं रुकेगा, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन के अंदर रहेगा। अगर रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट के अंदर है तो इसकी स्टेट रेस्ट की है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता है तब तक। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ। अब देखो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है, देखो क्यों जोड़ रहे हैं दोनों को, फर्स्ट लॉ और इनर्शिया को, क्योंकि इनर्शिया की डेफिनेशन होती है कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स स्टेट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो जिस स्टेट में रहना चाहता है उसी स्टेट में रहेगा, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता है तब तक। इसे हम बोलते हैं इनर्शिया। कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स स्टेट, यानी उसकी स्टेट अगर मोशन की है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट की है तो रेस्ट में रहेगा। अब जैसे इनर्शिया का एग्जाम्पल देखें तो इनर्शिया तीन टाइप का होता है। देखो पहले होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनका एग्जांपल समझते हैं। ये तीन टाइप के इनर्शिया होते हैं, ठीक है। अब देखो इनर्शिया ऑफ मोशन कैसे समझेंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, जब तक, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है तब तक, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल सबने बस देखी होगी, बस के अंदर तो सबने ट्रैवल किया या फिर ट्रेन के अंदर। अब जब बस रेस्ट की स्टेट में है, ठीक है, सॉरी मोशन का बताते हैं, जब बस क्या है, मोशन के अंदर है, या फिर हम कहें ट्रेन हमारी मोशन में है, ठीक है, फिर वो क्या करती है, ब्रेक अप्लाई करती है, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स लग गया इसके ऊपर इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुए, ठीक है, जब ये बस रुकेगी तो हमारी स्टेट किसकी है, हम इसके अंदर बैठे हैं, हमारी स्टेट है मोशन की, ठीक है। जैसे ही मोशन की ना हमारी स्टेट, तो जैसे ही फोर्स लगा ये ट्रेन रुक गई, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्टेट को रजिस्ट करेंगे, ठीक है, हम मोशन में ही रहना चाहेंगे ना, तो क्या होगा, एकदम हम आगे की तरफ गिरेंगे। होता है ना कई बार जैसे कोई भी बस हो, कार हो, कुछ भी हो, कोई भी स्कूटर हो, बाइक हो, अगर हम एकदम अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते ही क्या होता है, हम आगे की तरफ जाते हैं। वो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है वो। यानी हमारी स्टेट किसकी थी, रेस्ट मोशन की थी, और हम एकदम जो हमारे मोशन वो बाइक थी वो किस पे आ गई, एकदम रेस्ट के ऊपर आ गई, तो हमारी जो है स्टेट, हम तो मोशन में ही रहना चाहेंगे ना, इसलिए क्या होता है, हम एकदम आगे की तरफ जाते हैं। अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। जैसे मान लो ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है, ट्रेन रुकी हुई है, हमारी स्टेट किसकी है, रेस्ट की है। अब जैसे ही ट्रेन चलेगी तो सबने ये महसूस किया होगा, हम एकदम पीछे की तरफ जाते हैं ना जैसे ट्रेन चलती है, तो उसका मतलब क्या है, अब ट्रेन किस में आ गई, मोशन में आ गई, फोर्स लगने की वजह से मोशन में आई, तो हम तो किस स्टेट में रहना चाहते हैं, हम तो अपनी स्टेट रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, लेकिन अब उसको जो ट्रेन है वो किस में आ गई, मोशन में, तो जैसे ही मोशन में आएगी हम क्या करते हैं, एकदम पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और इसका एग्जाम्पल है कि पेड़ों से पत्ते क्यों गिरते हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है। जो मैट होता है हमारा, जो डोर मैट होता है ना, उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल क्यों निकलते हैं। अब सेम एग्जांपल क्या है, लीव्स भी क्या है, रेस्ट के ऊपर है, और हमारी डस्ट भी किस में है, रेस्ट पे है। हम पेड़ को हिला के मोशन में लाते हैं ना, जैसे हिलाया पेड़ को मोशन में आया तो जो पत्ते रेस्ट में थे वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, और जो कमजोर हो गए क्या करेंगे, टूट के नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही डस्ट में जो डोर मैट होता है उसको डस्टिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर जो डस्ट होती है वो बाहर कैसे निकलती है, वो रेस्ट पे है डस्ट पार्टिकल्स, तो हम क्या करते हैं उसको हिलाते हैं ना, तो क्या होता है वो मोशन में आ जाता है, तो मोशन में आएगा तो वो तो हमारे अपनी रेस्ट, अपनी स्टेट पे रहना चाहेगा, रेस्ट की स्टेट पे, तो क्या वो सारे डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कोई भी गाड़ी मोड़ के ऊपर, जैसे यहाँ पे टर्न आता है ना एकदम, तो टर्न लेती है, ठीक है, जैसे इस साइड टर्न लेगी तो हम इस साइड जाते हैं, ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना हमेशा, वो किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं ना तो हम उसी डायरेक्शन में रहना चाहेंगे जब तक हमारे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता तब तक, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीन टाइप के इनर्शिया होते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट ये सारे एग्जांपल बताएंगे कि सेफ्टी बेल्ट क्यों लगाते हैं, जैसे ब्रेक मारेंगे तो आगे की तरफ जाएंगे ना हम, इसलिए फिर वो क्या करेगी, हमारी सीट बेल्ट हमें रोक लेगी आगे की तरफ जाने से। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया एंड मास। अब इनर्शिया और मास क्या होता है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है ऑल द एग्जांपल एंड एक्टिविटी गिवन सो फार इलस्ट्रेटेड देयर इज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इफ it is at rest it tends to remain at rest, if it is moving it tends to keep moving. This property of an object is called inertia। यानी कोई रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, और कोई अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है।
नेक्स्ट ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. The mass of an object is the measure of its inertia. ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो कैसे, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसमें दे रखा है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, वी में दस रिलेट मास एंड इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है, उसको हिलाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा इसका वेट होगा, ठीक है, उस वेट से ज़्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। वेट कहें या फिर हम इसका मास कहें, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जितना ज़्यादा मास होगा उससे ज़्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, यानी जो जितनी ज़्यादा भारी चीज़ होगी उसको हिलाने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा उससे ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब भारी चीज़ रेस्ट के ऊपर अगर है तो उसे हिलाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए इसमें बताया गया कि अगर जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, हमें ये याद रखना है। अब जैसे कंपेयर करें, एक कॉइन ले लेते हैं, ठीक है, और हमने ले ली एक ट्रेन, तो अब बताओ किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो सबको पता है किस जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, तो मास किसका ज़्यादा होगा, ट्रेन का ज़्यादा होगा, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसके हिलाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगेगा ना, और इस कॉइन को हिलाने के लिए फोर्स कम लगेगा। तो इसका मतलब इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया इसके कंपैरिजन में, ट्रेन के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो याद रखना जिसका जितना ज़्यादा मास उसका उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इनर्शिया होता है। दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन ये रही, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब सबसे पहले देख लें मोमेंटम क्या होता है। द मोमेंटम, इधर का वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। द मोमेंटम p of an object is defined as product of mass and velocity, p is equal to mv. Momentum has both direction and magnitude. Its direction is same as that of the velocity. The SI unit of momentum is kg meter per second. अब देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, और मास इनटू वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला। इसकी यूनिट कैसे है, देखो मास की यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये होती है मोमेंटम की एसआई यूनिट। अब सेकंड लॉ क्या कह रहा है, सेकंड लॉ कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, dp डिवाइड बाय dt। ये होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, फोर्स हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के, ठीक है। हमारे फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोमेंटम। देखो यहीं से क्या आती है इस फोर्स की, जो हमारी फोर्स का फॉर्मूला आता है, देखो यह है dp डिवाइड बाई dt। मोमेंटम का फॉर्मूला अभी बताया क्या होता है, m इंटू वी डिवाइड बाई dt। अब देखो m को आगे लेके आएंगे और dv बाई dt हो जाएगा। तो ये हमें पता है किसका फॉर्मूला है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो इसको मैं ए के बराबर लिख सकता हूँ। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया, अगर कोई एक कांस्टेंट ले तो एम ए, वो इधर दिखा रखा है, देखो इधर एक कांस्टेंट लेके फोर्स का फॉर्मूला ये आ गया, एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए का फॉर्मूला बताया था मैंने वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ठीक है। इसमें वही सब चीज़ें बताई हुई है। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये दिखा रखा है ये क्रिकेट की गेम के अंदर। अब इसका एग्जांपल देखो ये, अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे बॉल आती है तो बॉल की स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी इसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला p इंटू एम वी, मास कॉन्स्टेंट, तो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पे और मास पे भी, ठीक है। तो देखो इसकी जो है ना वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये आ रही है बॉल क्रिकेटर के पास। अब वो देखा होगा सबने, कोई भी क्रिकेटर अगर कैच करता है तो क्या करता है, वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है बॉल के साथ साथ धीरे धीरे। उससे क्या होता है, वो उसकी स्पीड को कम कर रहा है, जिससे क्या होगा, उसका मोमेंटम कम हो जाएगा और उसके हाथों को क्या होगी, कम लगेगी, क्योंकि उसको फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। उसे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसको हाथों को लगेगी नहीं, बॉल हिट कम करेगी उनके हाथों को, ठीक है, लगेगी कम। और अगर मान लो वो यहीं इसको पकड़ लेगा बॉल को, अब तो वो इसको यहाँ पकड़ रहा है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम कर रहा है, मोमेंटम कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स भी उसको कम लगा। यहाँ क्या होगा, उसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा और उसके हाथों को ये बॉल ज़्यादा हिट करेगी तो उसके हाथों में दर्द होगा। ये आपने देखा होगा ना, कोई भी एडवाइस कोच भी यही एडवाइस करता है क्रिकेट गेम के अंदर कि कैच लेते वक्त क्या करना है, हमें हाथों को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाना है, ताकि हम आसानी से बॉल को पकड़ भी लें, उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाए और हमारे हाथों को भी कम लगे। तो ये एग्जाम्पल किसका है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब आते हैं हम किसके ऊपर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट लॉ है। अब इसके अंदर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसके अंदर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिखते हैं, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड थ्रू द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस होता है ये वाला, ठीक है, शो दैट सेम रीडिंग ऑन देयर स्केल
It means that the force exerted by spring balance A on balance B is equal but opposite in direction to the force exerted by the balance B on balance A. Any of these two force can be called an action and the other reaction. This gives us alternate statement of the third law of motion. ये रही इसकी statement. To every action there is an equal and opposite reaction. However, it must be remembered, ये important line है, that the action and reaction always act on two different objects simultaneously. ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन और रिएक्शन एक्ट नहीं करता, ये किसके ऊपर एक्ट करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्शन और रिएक्शन एक्ट करता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये हमें बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका एग्जांपल एक और देखा होगा सबने, थर्ड लॉ का एग्जांपल क्या है कि एवरी एक्शन, किसी भी एक्शन की क्या होगी, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगी। जितना फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हो सेम फोर्स हमारे ऊपर लगेगा। जैसे बोट होती है, अब बोट के ऊपर अगर मान लो कोई यहाँ से उतर रहा है, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ बोट है, ठीक है, बोट के ऊपर खड़ा है इंसान, अब ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा अपने पैर से बोट के ऊपर पीछे की तरफ लगाएगा, और इसका मोशन कहाँ होगा, आगे की तरफ, ग्राउंड के ऊपर जाएगा, ऐसा ही होगा ना। इसकी वजह से क्या होगा, बोट पीछे की तरफ जाएगी, फोर्स लगा रहा है, और ये किसकी साइड, ये इसका मोशन कौन सी डायरेक्शन होगा, आगे की तरफ। तो ये हो गया एक्शन और ये क्या हुई उसकी रिएक्शन, ये रिएक्शन फोर्स हो गया, ये क्या हो गया एक्शन फोर्स। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन इनकी डायरेक्शन देखो क्या है, अपोजिट है। ऐसा सबने देखा है ना। तो ये एग्जाम्पल किसका था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल था। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे सेम वो हमारे ऊपर फोर्स लगेगा। जैसे देखो ये दिखा रखा है, ये इंसान क्या कर रहा है, इस बोट के ऊपर से उतर रहा है ना, तो देखो ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा और जाएगा कहाँ, आगे की तरफ, यही होगा ना। तो ये कौन सा होगा, एक्शन फोर्स, और ये क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। एक सबने देखा होगा, ये क्या हो गया, एक्शन फोर्स, और ये हो गया रिएक्शन फोर्स। और सबसे मेन एग्जाम्पल क्या है, वॉकिंग। वॉकिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से वॉकिंग पॉसिबल होती है। देखो यानी वॉकिंग को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बताएंगे हम, किसकी वजह से वॉक कर पाते हैं हम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करता है किसको, वॉकिंग को। देखो हम क्या करते हैं, हम जैसे मान लो यही देख लो इस इंसान को, ये नीचे ग्राउंड है इसके, ये क्या करेगा, अगर इसको आगे की तरफ जाना है तो ये क्या करेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। यानी एक्शन फोर्स कौन सा होगा, पीछे की तरफ, और जिसकी रिएक्शन क्या होगी, हम आगे की तरफ चलेंगे, रिएक्शन फोर्स। यही होता है वॉकिंग के अंदर, अगर हम चलते हैं तो क्या करते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और हमारा जो मोशन होता है वो किसकी तरफ होता है, आगे की तरफ। तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, और किसका एग्जांपल हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो इसमें नहीं दे रखी शायद सिलेबस में, अब नहीं है सिलेबस में वो, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके अंदर एक इक्वेशन याद रखनी है हमें, कौन सी, कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में से। मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी होता है ना, तो ये जो मोमेंटम है ना, ये तो हमारा हो गया। देखो इसमें ये मास है किसी एक ऑब्जेक्ट का, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, ये इनिशियल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, ये उसी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये उसी दूसरे ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब है जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम की। ठीक है, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, इनिशियल मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम की। तो ये क्वेश्चन हमें याद रखनी है। तो हमने देखो क्या क्या पढ़ा, पहले तो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तीसरा, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। द ऐसा यूनिट मास की रखी है ये क्या, केजी। उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था, अगर मोशन की डायरेक्शन ये है तो हमारे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। नेक्स्ट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एंड बैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये होता है हमारा डी पी डिवाइड बाई डी टी, और इससे क्या मिलेगा हमें, एफ इज इक्वल टू एम ए। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट दे रखी है kg meter per second square. It is also known as Newton and is represented by symbol capital N. A force of 1 Newton produced an acceleration of 1 meter per second square on an object of mass 1 kg। ये किससे लिखना है, ये लिखना F is equal to ma। यानी सब 1 न्यूटन का फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 kg और इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। यानी मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इट्स ऐसा यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि ये वाली जो लास्ट वाली लाइन है ये कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, कि वो सेम बॉडी पे एक्ट करते हैं या फिर डिफरेंट बॉडी पे। तो हमें बताना है एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं, एक्शन और रिएक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो हमने आज कवर किया है इस वीडियो के अंदर। ये हमारा इंपॉर्टेंट है DTPLSB एग्जाम के परस्पेक्टिव से। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।